तो ये लाइट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। लाइट का फर्स्ट वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और जो थ्योरी के बीच में दिया हुआ रहता है वो भी सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का फोकस डिफाइन करना है इसमें। तो ऐसे कॉनकेव मिरर ये हो गया कॉनकेव मिरर। तो इसका प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में ये लिख देते हैं कि इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फोकल लेंथ भी अगर एग्जाम में आता है तो लिख देते हैं स्टूडेंट कि इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ऐसा डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all incident ray coming parallel to principal axis meet after reflection। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जितने भी पैरेलल रे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सब उस पॉइंट पे मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक पैरेलल ब्लैक कलर से मैं पैरेलल रे को लाया, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट डिफाइन किया गया है प्रिंसिपल फोकस। ये ग्रीन लाइन को भी देखिए, ये लाइन में ऐसे लाया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो फर्स्ट का डेफिनेशन क्या हो गया कि प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों को कंबाइनली स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो इस स्फेरिकल मिरर में इसका बोल रहा है 20 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो ये रिलेशन है फोकल लेंथ से, ये डेफिनेशन नहीं है, ये रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो आर है 20, तो एफ होगा उसका आधा 10 सेंटीमीटर। तो इसका सेकेंड का आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो इरेक्ट होना चाहिए, यानी इरेक्ट के साथ वर्चुअल होता है, वर्चुअल और इनलार्ज होना चाहिए। तो ये कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल देता है, ये बिल्कुल सही बात है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल देता है इमेज, लेकिन वो डिमिनिश्ड होता है। कॉन्वेक्स का वर्चुअल हमेशा डिमिनिश्ड होता है। तो वर्चुअल के साथ साथ, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ साथ मुझे इनलार्ज भी चाहिए। तो ये कॉनकेव देगा। और कब देगा कॉनकेव? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। यानी कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो इसका वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज मिलता है मुझे। इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो ये कैसे कर पाया हूँ? क्योंकि मुझे पूरा याद है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो आपको भी ये बात याद करके रख लेना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। ये टेबुलेटेड है इस बुक में, और आपको हर एक पोजीशन के लिए याद रखना है। कौन कौन सा स्टैंडर्ड पोजीशन है जिसको याद करना है? तो एट इन्फिनिटी याद रखना है, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी याद करना है, फिर एट सी याद करना है, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, और बिटवीन एफ एंड पोल। इतना ये सब याद रखना है कि इन सारे पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज कहाँ पे बनता है, ये टेबल में दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में क्या है, वाइड रेंज चाहिए, तो उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है देख लीजिए। ये एक हम दो तीन तीन मिरर में दिखाते हैं आपको फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है ना, तीनों मिरर में अलग अलग। तो सबसे पहले प्लेन मिरर बनाया ऐसे। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और पूछा है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं? तो फील्ड ऑफ व्यू आपको क्या करना है कि मिरर के एंड पॉइंट को, फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो रीजन जहां तक आपको इमेज दिखाई देगा और उसके बाद इमेज दिखाई देना बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर यहाँ से रे स्टार्ट हुआ ऐसे, तो यहाँ आकर और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद रे इधर चला जाएगा ऐसे, है कि नहीं? फिर ये दूसरे एंड से मिलाइए, मिरर के दूसरे एंड से मिलाइए, फिर ये इधर आ जाएगा ऐसे। तो ये
रीजन यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो आया है, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन, आप इसमें कहीं भी खड़ा हो जाइए, यहाँ पे खड़े होकर देखिए, यहाँ पे अगर खड़े होकर देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इधर से ऐसे। यानी आप इमेज दिखाई कहाँ से कहाँ तक देगा, इमेज कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगा, तो इसको हम ए बोल देते हैं और इसको बी। तो ए से लेकर बी तक ही दिखाई देगा। कोई यहाँ पे पर्सन कोई खड़ा रहेगा ना, यहाँ सी, यहाँ बनाते हैं सी, और यहाँ पे ह्यूमन आई अगर है ऐसे, तो उसको ये इमेज दिखाई नहीं देगा। तो इमेज जहां तक दिखाई देता है उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। अब ये तो इतना फील्ड ऑफ व्यू हुआ किसका, प्लेन मिरर का। अब कॉनकेव का देखिए, कॉनकेव का प्लेन मिरर से भी कम होगा फील्ड ऑफ व्यू। ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, तो इस कॉनकेव मिरर में भी एक ऑब्जेक्ट मैं रख देता हूँ इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख दिया ओ। तो यहाँ से रे ऐसे जाएगा, तो इसका नॉर्मल किधर आएगा, देखिए नॉर्मल मान लेते हैं कि ये पॉइंट ही इसका फोकस है, तो ऐसे ये पैरेलल चला जाएगा, और इधर से जो रे आएगा वो पैरेलल चला जाएगा ऐसे। तो इसका इतना ही दूर में दिखाई देगा ना, बताइए यहाँ पे ए भी इसका कम हो गया कि नहीं। तो प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा था और कॉनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू तो कम आ गया। देखते हैं क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर को मैं ऐसे बना लिया मैंने, ऐसे ऐसे। अब इसका फोकस मैं यहाँ रखता हूँ। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को रखे ओ ऑब्जेक्ट। अब एक एरो सेलेक्ट कर लेते हैं और इस एरो को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर से डाइवर्ट करता हुआ। तो ऑब्जेक्ट से एंड पॉइंट को मिलाया मैंने मिरर के, फिर यहाँ से तो डाइवर्जिंग है तो रिफ्लेक्ट करके इधर भेज देगा। फिर दूसरे तरफ दूसरे एंड पे मैं मिलाऊंगा और ये डाइवर्जिंग है तो इधर भेज देगा ऐसे। तो फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा आ गया कि नहीं इसका, तीनों में सबसे ज्यादा इसका फील्ड ऑफ व्यू आएगा इतना, ए से लेकर बी तक। कहीं भी आप खड़े हो जाइए यहाँ आपको आपका इमेज दिखाई देगा। इस रीजन में कहीं भी खड़े रहेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। तो फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा किसका होता है बताइए, एफ ओ वी लिख देते हैं हम। फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होता है कॉन्वेक्स का, फिर उससे कम होता है प्लेन का फील्ड, फील्ड ऑफ व्यू सेकेंड नंबर में प्लेन मिरर का होता है, और सबसे कम होता है फील्ड ऑफ व्यू कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव। तो व्हाई डू वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू ऑफ इन व्हीकल, तो बिकॉज इट हैज लार्जेस्ट फील्ड ऑफ व्यू अमंग ऑल काइंड ऑफ मिरर। So I hope it is clear to all of you, right? अब फर्स्ट सोल्व एग्जांपल आ गया है हमारे सामने। फर्स्ट सोल्व एग्जांपल क्या है इसमें देख, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में फर्स्ट सोल्व एग्जांपल में इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल। वैसे भी रियर व्यू के लिए तो कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है इसका। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो न्यूमेरिकल बनाने का प्रोसेस क्या है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है न्यूमेरिकल बनाने का, कि गिवन और अननोन लिखते चलिए। तो ये क्वेश्चन में देखिए ये भी ऐसे ही सॉल्यूशन बनाया है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में पहले इन्होंने गिवन लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर, इनिशियल डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है उसको यू लिखते हैं और इमेज के डिस्टेंस को वी। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 है। तो वैसे भी एक कॉन्वेक्स मिरर देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया ऐसे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाना पड़ेगा मुझे, तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली हम लेफ्ट में ही दिखाएंगे, इधर बस जो भी आ रही होगी वो इधर होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा ऐसे। तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ही तो स्टार्ट होता है ऐसे आगे बढ़ना, राइट। तो और ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल से जब ऑब्जेक्ट मेजर करने जाएंगे तो क्या आपको लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, देखिए लेफ्ट। पोल को ओरिजिन मानना होता है ना, पोल को क्या मानते हैं हम लोग, ओरिजिन। तो पोल के रेस्पेक्ट में सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, इसको 0 0 मानना है पोल को। तो पोल से लेफ्ट चलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए माइनस लिखा हुआ है। वैसे भी 10th क्लास में आपको यू हमेशा निगेटिव ही लेना है, यू निगेटिव। फिर क्या ये पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन मतलब वी बताना, इमेज कहाँ पे बन रहा है,
नेचर, नेचर मतलब ये बताना कि रियल है कि वर्चुअल है, उसको नेचर बोलते हैं। रियल होगा या वर्चुअल होगा, ऐसे बताने को बोलते हैं कि नेचर बता रहे हैं आप। और साइज मतलब मैग्निफिकेशन बताना कि कितना मैग्निफाइड है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ऐसा बताना है। तो मैग्निफिकेशन बताने से साइज पता चलेगा, नेचर मतलब रियल वर्चुअल पे कमेंट करना है, और पोजीशन मतलब वी बताना है, वी। तो ये सब गिवन लिखा ही हुआ है इसके सॉल्यूशन में, एक साथ देख सकते हैं आप। अच्छा, बस का एच डैश यहाँ पे पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पढ़िए तो। और कॉन्वेक्स रियर व्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, बस लोकेटेड इतना, पोजीशन, ये दिया हुआ है ही नहीं, बस का हाइट दिया हुआ नहीं है, तो हाइट ऑफ इमेज थोड़े ही मिलेगा, खाली मैग्निफिकेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए, ओनली मैग्निफिकेशन, या ये पता चलेगा कि इसका हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के कितना टाइम्स है, सिर्फ ये पता चलेगा, एक्चुअल हाइट ऑफ इमेज नहीं पता चलेगा इसमें, क्योंकि बस का हाइट दिया ही नहीं है, तो उसके इमेज का हाइट कैसे हम बताएंगे। तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा कि ये कितने टाइम्स हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ऐसे मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि कितना हाइट इमेज का है, राइट। तो पहले 1 बाई 1 स्टार्ट करेंगे, पोजीशन पहले निकालते हैं पी। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या क्या इसमें गिवन है, पहले ये चेक करेंगे हम, और क्या अननोन है ये देखेंगे। तो इसमें आर दिया है, तो क्या फोकल लेंथ भी हम लिख सकते हैं, फोकल लेंथ आधा होगा इसका, यानी 1.5 मीटर। यू तो दिया ही हुआ है, तो एफ और यू गिवन है, एफ पूछा है, वी पूछा है, तो फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला होता तो माइनस होता है, यहाँ ये मिरर फॉर्मूला है। सो 1/v, अगर इसको आप इधर लाएंगे राइट साइड में, तो -1/u हो गया, तो 1/f माइनस 1/u, तो f इक्वल टू 1.5, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, f इक्वल टू 1.5 ये दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 1.50 क्यों इसने लिखा है, 1.50 इसने क्यों लिखा है। ये राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, या सिग्निफिकेंट फिगर का, जो कि हायर क्लासेस में 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। अभी ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्यों लिखा है ये। अभी हमारे लिए तो ये 3 ही है, लेकिन 3 और 3.00 अलग अलग होता है, 11th में आपको पता चलेगा। 10th में तो ये 3 मीटर और 3.00 मीटर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी तो 3 मीटर है। लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि ये नंबर कुछ अलग रिप्रेजेंट करता है और ये अलग होता है, यानी 3 मीटर इक्वल टू 3.00 मीटर नहीं होता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो इसने ये पूरा पूरा उस बात को फॉलो किया है 11th क्लास वाले बात को, लेकिन अभी हमारे लिए 3 और 3.00 एक ही बात है, इसलिए मैं इसको 1.5 ही लिख दूंगा यहाँ। तो आप 1.50 लिखे या 1.5, कोई फर्क नहीं पड़ना है आंसर में, तो 1.5 लिखे। आप अभी के लिए ये ध्यान में रखिए कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतने डिजिट तक हमको रखना है यहाँ। तो 1/v इक्वल टू 1/f, f 1.5, फिर u भी दिया है -5, तो ये माइनस में मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ही, इसमें एक ही वेरिएबल है f और u गिवन है, तो इसको सॉल्व करने पे v 1.15 आ गया, यानी पोजीशन ऑफ इमेज हो गया 1.15, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया 1.15। अब इमेज का पोजीशन जैसे ही मिला, क्या आपको नेचर पता चला, इमेज का क्या नेचर हुआ। वैसे भी कॉन्वेक्स है तो इमेज तो हमेशा वर्चुअल ही बनता है, तो ये इमेज पक्का वर्चुअल बना होगा। वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल जो होता है वो इरेक्ट भी होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, माइनस v तो पॉजिटिव आया है 1.15, और u दिया हुआ था 5 माइनस में, तो देखिए ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है ये, और ये आया है प्लस में, और ये आया है माइनस में 5.00, तो इसको सॉल्व करने पे ये लेस देन 1 आ रहा है, ऐसे ये 1 से तो कम ही आएगा, तो लेस देन 1 यानी ये मैग्निफिकेशन ये डिमिनिश्ड आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी 1.15 को आपको डिवाइड कर देना है 5 से, तो डिवाइड करने पे ये कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 115/5,
और नीचे 2 0 ले आते हैं तो 5 से ये कितने बार में जाएगा, तो 15 3 इतना आया, और 100 से डिवाइड भी करना है इसको, तो ये 0.23 आ गया। देखिए 0.1 से कम आया ना मैग्निफिकेशन, यानी इमेज इसका डिमिनिज्ड बनेगा, मैग्निफाइड नहीं बनेगा, डिमिनिज्ड इमेज बनेगा। तो इससे नेचर ऑफ इमेज पता चला वर्चुअल, और साइज क्या पता चला, इमेज का साइज डिमिनिज्ड आएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा आएगा इमेज का साइज। Sir, you are on mute. म्यूटेड। ठीक, तो ये 10.2 क्वेश्चन 10.2 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.2। इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है इसमें 10.0, नहीं 4.0 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है इसमें, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन 25.0 सेंटीमीटर पे है, और फोकल लेंथ 15, और ये कॉन्केव मिरर है इसलिए -15 लिखा हुआ है, -15, और इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे। तो मिरर फॉर्मूला सिंपल सा है, तो मिरर फॉर्मूला लिखेंगे और सारा वैल्यू साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, सारे वैल्यू को साइन के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1/v को ये इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, तो 1/f 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, राइट। तो 1/f में f -15 सब्स्टिट्यूट करना है, तो -15 यहाँ रखा हुआ है, -15, और u ये तो फॉर्मूला के लिए माइनस लगा हुआ है, और ये भी निगेटिव रखना है मुझे। तो इस तरह से यहाँ आपको v मिल जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से v मिल जाएगा कि कितना इमेज डिस्टेंस होगा। और एक बार इमेज डिस्टेंस मिला जैसे ही मुझे, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख देंगे -v/u, तो उससे क्या मिल जाएगा, -v/u से मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, और मैग्निफिकेशन मिलने से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन मिल जाएगा ना, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही तो डिफाइन किया गया है मैग्निफिकेशन। यस, अब इस पेज में देखिए 1/v, 1/v आएगा इससे, क्योंकि फॉर्मूला में था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो इसे तो 1/v आता है, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब v आएगा इतना। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ये भी फॉर्मूला होता है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज पूछा है, तो क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाकर, तो हाइट ऑफ इमेज आएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो v देखिए -37.5 आया है, तो -37.5 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए v के जगह पर, तो ये आया। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, और u -25.0, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हाइट ऑफ इमेज मिल गया मुझे 6.0, और निगेटिव साइन है मतलब इन्वर्टेड इमेज बना है, इन्वर्टेड इमेज है इसलिए निगेटिव साइन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। कोई भी मिरर हो उसका फोकल लेंथ हाफ ही होगा, हाफ। तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32, तो उसका हाफ हो जाएगा 16, तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया, 16 सेंटीमीटर।
प्लेन मिरर का होता तो क्या होता, प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का कभी एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन कि प्लेन मिरर के बारे में बताइए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा प्लेन मिरर का, या फोकल लेंथ कितना होगा, तो एग्जाम में आंसर क्या लिखना है, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ। फोकल लेंथ आएगा तो भी इनफाइनाइट लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट लिखना है, क्योंकि प्लेन मिरर में पैरेलल रे कभी मिलेगा ही नहीं। प्लेन मिरर पे पैरेलल रे इंसिडेंट अगर होगा तो वो रिट्रेस कर जाएगा पाथ को। ऐसे इंसिडेंट हुआ तो उसका रिफ्लेक्टेड रे क्या इसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। ऐसे कितना भी पैरेलल रे ड्रॉ कर लेंगे आप इसमें प्लेन मिरर में, पैरेलल रे ड्रॉ किए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, तो ये कभी मिलेगा ही नहीं एक पॉइंट पे। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ एट इंफिनिटी मिलेगा मुझे। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, एट इंफिनिटी मिलेगा। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में है ये वाला क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज बन रहा है, देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन को मुझे लिखना है यहाँ डी। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। रियल यहाँ देखिए लिख दिया है रियल इमेज, तो रियल इन्वर्टेड होता है ना, तो मुझे -3 लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो हाइट ऑफ इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा, राइट। तो -3 यहाँ पे लिख देंगे। -3 क्यों लिखा मैंने, +3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ रियल इमेज बना है और रियल इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड इमेज का निगेटिव मैग्निफिकेशन आता है, और इरेक्ट होता है अगर इरेक्ट तो प्लस मैग्निफिकेशन लिखते, तो रियल था इसलिए माइनस लिखे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो यू मुझे लेना चाहिए -10। यू तो हमेशा निगेटिव लेना है, -10 सेंटीमीटर। एम भी मिल गया, प्रोड्यूसेस 3 times, ये भी मिल गया, रियल ये सब। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, भी फाइंड करना है। इमेज का लोकेशन मतलब भी। अच्छा इसमें आप देखिए फोकल लेंथ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है फोकल लेंथ, तो मुझे मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में ये पता है रिलेशन वी यू और मैग्निफिकेशन में, कि मैग्निफिकेशन का है -v/2। मैग्निफिकेशन का माइनस लगाकर और v/2। आप बोलेंगे सर 1/f वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए 1/f वाला फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे 1/f = 1/v + 1/u, तो इसमें दो अननोन है, इसमें मुझे 2 अननोन मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत होगा उसमें। देखिए f भी पता नहीं है मुझे और v भी पता नहीं है, दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही नॉन वैल्यू है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करें। इसमें मुझे m और u पता है और v निकालना है, तो -3 m हो गया, ये माइनस v अननोन और u -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये इधर लेकर चले जाइए, तो v = -30 आंसर होगा इसका। -30 का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है, दैट मीन्स इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। -30 is the answer of this question. So I hope it is also clear to all of you. Resume recording. तो स्नेल्स लॉ, अब रिफ्रैक्शन हो गया है। रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ पढ़ना है हम लोग को। स्नेल्स लॉ में sin r = μ2/μ1 होना है। ये μ1/μ2 लिखेंगे गलत हो जाएगा, हमेशा 2/1 ही लिखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। सेकेंड किसको बोलेंगे, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा उसको सेकेंड, और जिसमें इंसिडेंट होगा उसको फर्स्ट बोलेंगे। फर्स्ट मतलब जिसमें इंसिडेंट मान रहे हैं हम लोग, लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसमें, और इसमें जिसमें लाइट जॉन से मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट, उसको सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड मीडियम मान रहे हैं रिफ्रैक्शन वाले। अब आइए इसको लिख कर चेक करते हैं हम। ए बी सरफेस पे चलिए काम करते हैं। राइट स्नेल्स लॉ एट
सरफेस ए बी। तो ए बी सरफेस में आने वाला, ए बी सरफेस पे जो आ रहा है वो θ1 एंगल बनाया है, तो लिखा जाएगा साइन θ1 अपॉन जो ए बी सरफेस में आ रहा है वो θ1 बनाया, और जो इधर से जा रहा है ए बी सरफेस से दूसरे मीडियम में वो है साइन ऑफ दैट एंगल यानी θ2। और इन दोनों का रेशियो जब लिखना होगा तो ग्लास बाई एयर लिखेंगे, एयर बाई ग्लास नहीं, ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखा जाएगा, क्योंकि ये μ2 यानी अब ये सेकेंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। ए बी सरफेस के लिए ग्लास सेकेंड मीडियम था, ए बी सरफेस के लिए सेकेंड मीडियम क्या था, ग्लास। अब सी डी सरफेस के लिए अगर हम लिखें एट सी डी, देखिए इधर लिख रहे हैं अब राइट साइड में, 2/1 होगा ना सरफेस एट सरफेस सी डी, एक सेकेंड रुकिए, एट सरफेस सी डी। तो साइन मीडियम 2 ओपन। अब सी डी सरफेस पे, तो सी डी सरफेस के लिए ये θ2 जो है वो 1 हो गया, मतलब आई एंगल हो गया, और θ3 आर हो गया, क्योंकि सी डी सरफेस पे देखिए ग्लास से और वाटर में लाइट आ रहा है, सी डी सरफेस में फ्रॉम ग्लास टू वाटर आ रहा है, तो साइन आई मतलब यहाँ θ2 है, और आर मतलब जो θ3 है यहाँ, क्योंकि वो वाटर में गया है, θ3 आर हो गया, इक्वल टू μ2 बाई μ1 लिखना है, म्यू टू इस बार वाटर का लिखेंगे, म्यू2 वाटर का रिफ्रैक्टिव, और μ1 की जगह पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा, μ1 की जगह पर ग्लास का, क्योंकि यहाँ सेकेंड मीडियम वाटर है, लाइट ग्लास से वाटर में आया है, लाइट कहाँ से चलकर कहाँ को गया है, ग्लास टू वाटर, सो वाटर इज सेकेंड मीडियम हियर एंड ग्लास इज फर्स्ट मीडियम, and we have to write second medium का refractive index upon first medium का refractive index, that's why it is mu w by mu g। अब ये एक्सरसाइज रिफ्रैक्शन पे बेस्ड एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है आइए करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली इनटू वाटर। ओके, एयर से वाटर जा रहा है, देखिए एयर में है पहले, फिर एयर से वाटर में गया, तो एयर से वाटर मैंने डेंसर में जा रहा है, तो डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये आंसर हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर में जाता है ना रेयर से, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, तो इसका आंसर ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अच्छा, इस बार एयर से ग्लास जा रहा है, फिर से एयर से डेंसर जा रहा है, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू जी दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास इज लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबको पता है 3 × 10⁸, वैसे भी इस क्वेश्चन में गिवन है ये भी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब कैसे सॉल्व होगा सर, ये इसको इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, और इस 1.5 को राइट साइड में ले आइए डिनोमिनेटर में, तो ये 1.5 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इसका क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ग्लास में लाइट का स्पीड एयर से कम हो जाता है, ग्लास में लाइट का स्पीड होता है 2 × 10⁸, जबकि एयर में था 3 × 10⁸ था एयर में। तो दोनों क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड, थर्ड। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, पीछे टेबल एक दिया है, उसमें उसको देखकर आपको बताना है कि हाईएस्ट डेंसिटी किसका है, कौन से मीडियम का है, टेबल को फाइंड मीडियम विथ बेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हम लोग अभी ये पेज पे चलने वाले हैं 10.3 टेबल को देखकर, और मुझे बताना है हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कौन से मीडियम का है। तो चलिए हम लोग चलते हैं टेबल नंबर 10.3 पे। 10.3 यही है, ये वाला है, हाँ ये। सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है देखते हैं, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है यहाँ पे,
सबसे ज्यादा ये 1.53 1.54 सबसे ज्यादा ये वाला है, ये डायमंड का है। तो डायमंड का सबसे ज्यादा ऑप्टिकल सबसे कम ये ऑर्डर में ही दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। टॉप डायमंड सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी याद रखना है आपको। ये आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर ही सिंपल है। सेकेंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। फोर्थ, यू आर गिवन केरोसिन, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? तो सबसे फास्टेस्ट किस में लाइट चलेगा? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें फास्टेस्ट चलेगा लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम कौन से मीडियम में है? तो आइए हम लोग देखते हैं, फिर से उस टेबल पे चलते हैं। टेबल नंबर कितना पे हम लोग को मिलेगा? ये 10.3 पे। कौन कौन सा ध्यान में रखना है? वाटर, केरोसिन और टर्पेंटाइन, ये तीनों में सबसे फास्टेस्ट लाइट वाटर किसमें में ट्रेवल करेगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किधर गया? रिफ्रैक्टिव तो इंडेक्स वाटर में करेगा तो रेयर मीडियम। वाटर का सबसे है। तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाले वाटर में सबसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है आउट ऑफ दिस थ्री। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड में लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड will be 1 by 2.42 times of its speed in air। ये इसका मीनिंग। तो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कितना टाइम्स कम है उसमें स्पीड, एयर के रिस्पेक्ट में कितना कम स्पीड है, ये इंडिकेट करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 indicate that speed of light in air is 2.4 times more than speed of light in diamond। है कि नहीं? मतलब एयर में स्पीड डायमंड में जितना भी स्पीड है उससे कितना गुना ज्यादा है? 2.42 टाइम्स ज्यादा है एयर का स्पीड। या इसी को दूसरे अब तरह से ये बोल सकते हैं कि डायमंड में स्पीड एयर में जितना स्पीड होता है लाइट का उसका 1/2.42 टाइम्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से क्या पता चलता है? पता चल गया आपको कि स्पीड ऑफ